उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के प्रथम पाठ को प्रस्तुत वीडियो में संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो को सभी लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। इसमें प्रथम पाठ फ्रेंच क्रांति मतलब फ्रांसीसी क्रांति है। पहले सभी लोग क्रांति शब्द का अर्थ जानेंगे। क्रांति शब्द का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में होने वाला आमूलचूल परिवर्तन। सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं कि परंपरागत अव्यवस्था के विरुद्ध होने वाला जनाक्रोश और उस जनाक्रोश के परिणामों को समग्र रूप से क्रांति कहा जाता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में विभिन्न क्रांतियाँ हुई, जिसमें राजतंत्र का विरोध करके लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था। प्रथम अध्याय फ्रांसीसी क्रांति है अर्थात फ्रेंच क्रांति। इसकी संक्षिप्त भूमिका प्रस्तुत है। फ्रेंच क्रांति की अवधि 1789 से 1799 ईस्वी तक मानी जाती है। 14 जुलाई 1789 की प्रातःकाल ही पेरिस में एक भय का माहौल व्याप्त था। सम्राट की सेना नगर में प्रवेश कर चुकी थी और लोगों का विचार था कि सम्राट जनसंहार कराने वाला है। तब लगभग 7000 लोग टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जन सेना स्थापित करने का निर्णय लिया। यह जनसमूह गोला बारूद मिलने की आशा से बास्तील के किले की ओर चला और किले पर हमला करके वहाँ बंदी कुल 7 सैनिकों को मुक्त करा लिया। तब क्रांतिकारियों ने बास्तील के दुर्ग में मिले हुए हथियारों पर कब्जा कर लिया। इस घटना के पश्चात पेरिस और फ्रांस के अन्य भागों में कई संघर्ष हुए। अधिकतर लोग महंगाई का विरोध कर रहे थे, क्योंकि महंगाई के कारण से निर्धन जनता को ही सामान्य भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। अब इस क्रांति की पृष्ठभूमि में विभिन्न कारण रहे हैं, जैसे जिनका वर्णन किया निम्नवत है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 1774 ईस्वी में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां शासक बना। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट थी। उसके शासक बनने के समय राजकोष पूर्णतः रिक्त हो गया था। फिर भी लुई 16वें और उनकी पत्नी के द्वारा की जाने वाली फिजूल खर्ची के कारण से संसाधन और भी अधिक नष्ट हो गए। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को उसके शत्रु ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में सहायता की थी। अमेरिका की सहायता करने के कारण से फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर हो गया था और इस ऋण से पूर्व भी उस पर 2 अरब लिब्रे का ऋण था। ऋणदाता फ्रेंच सरकार से 10% ब्याज मांग रहे थे, जिसके कारण फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही थी।
और नियमित खर्च चलाने के लिए भी सरकार को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही थी, जिसके कारण से फ्रेंच सरकार ने करों में बहुत अधिक वृद्धि कर दी। 18वीं शताब्दी में फ्रेंच समाज 3 एस्टेट्स अर्थात भागों में विभाजित था, जिनमें से केवल तीसरे एस्टेट के लोग ही अर्थात सामान्य जनता ही कर देती थी। प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग कर मुक्त थे। प्रथम एस्टेट में विशेषाधिकार संपन्न लोग थे, जैसे प्रथम एस्टेट के लोगों को राजकीय कर नहीं देने पड़ते थे और ये लोग जैसे चर्च और पादरी लोग किसानों से टाइड नामक धार्मिक कर वसूलते थे, जो कि कृषकों की कृषि उपज का कुल 1/10 भाग था। चर्च की अपनी सरकार थी, अपने कर्मचारी थे और चर्च के पादरियों का जीवन भोग विलास से युक्त था। द्वितीय एस्टेट, द्वितीय वर्ग जिसको द्वितीय एस्टेट कहा गया है, इसमें धनी और कुलीन लोग थे। इन लोगों को भी सरकारी कानूनों से छूट प्राप्त थी। इन लोगों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जैसे ये लोग भी कृषकों से कर वसूलते थे और जनता से भेंट लेते थे। तृतीय एस्टेट, तृतीय एस्टेट सबसे नीचा भाग था। इसमें बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि सम्मिलित थे। यद्यपि इन लोगों के विशेषाधिकार सीमित थे, इन लोगों को राज्य को कर देना होता था। तृतीय एस्टेट के सभी सदस्यों को टाइड नामक धार्मिक कर देना पड़ता था तथा कुछ अन्य अप्रत्यक्ष कर भी देने पड़ते थे, जैसे नमक और तंबाकू पर। राज्य की वित्तीय स्थिति को संभालने का एकमात्र स्रोत जनता से प्राप्त होने वाला कर था। फ्रेंच क्रांति का आरंभ, शुरुआत। फ्रेंच क्रांति का आरंभ 1789 ईस्वी से माना जाता है। यह क्रांति कुलीन वर्ग के द्वारा आरंभ की गई थी। कुलीन वर्ग के द्वारा इस क्रांति के आरंभ होने का मुख्य कारण यह था कि फ्रांस के सम्राट ने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। तब कुलीन लोगों की सर्वोच्च संस्था पार्लेमा ने इस निर्णय का विरोध किया, जिसके कारण से फ्रेंच सम्राट और पार्लेमा के मध्य अर्थात कुलीन लोगों के मध्य विवाद हुआ और संघर्ष की स्थिति आ गई। प्राचीन राजतंत्र के अनुसार फ्रेंच सम्राट स्वेच्छा से कर नहीं लगा सकता था। प्रतिनिधि सभा एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नवीन करारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था। सभा के सदस्यों की सहमति लेनी पड़ती थी। प्रतिनिधि सभा एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, परंतु प्रतिनिधि सभा की बैठक को बुलाने का एकाधिकार सम्राट को प्राप्त था। 5 मई 1789 को फ्रेंच सम्राट लुई 16वें ने नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि आमने सामने बैठे और तीसरी स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े हुए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों में समृद्ध और शिक्षित लोग थे। इस सभा में कृषकों, महिलाओं और कारीगरों का प्रवेश प्रतिबंधित था। प्रतिनिधि सभा के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। लुई 16वां इसी नियम का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तृतीय वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार संपूर्ण सभा मतदान करे, प्रत्येक सदस्य को मताधिकार मिले। परंतु
जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध करते हुए सभा से बाहर निकल गए। अब तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि स्वयं को संपूर्ण फ्रांस का रक्षक मानने लगे। 20 जून 1789 को ये सभी प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए और इन्होंने अपने संगठन को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और निश्चय किया कि जब तक देश का संविधान नहीं तैयार होगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इस असेंबली का नेतृत्व मिराबियो तथा आबेसिये ने किया। नेशनल असेंबली ने फ्रांस का संविधान का प्रारूप तैयार करना आरंभ कर दिया। उसी समय संपूर्ण फ्रांस में आंदोलन आरंभ हो गए। बहुत अधिक ठंड पड़ने से फसलें नष्ट हो गई, महंगाई आसमान छूने लगी, व्यापारी लोग जमाखोरी करने लगे। तब बेकरी की दुकानों पर घंटों प्रतीक्षा करने से गुस्साई महिलाओं ने भीड़ दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। इससे कुपित होकर जनता ने 14 जुलाई को बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण करके उसे तोड़ डाला। ऐसी अराजक स्थिति में फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भी अफवाह फैल गई कि जागीरदारों ने किराए पर लठैतों और लुटेरों को बुलाया है और वे किसानों की फसलों को नष्ट करने वाले हैं। इससे भयभीत होकर किसान अपने अपने हथियार लेकर किलों पर टूट पड़े। उन्होंने गोदामों को लूट लिया और सब लगान संबंधी सभी दस्तावेज जला दिए। लिहाजा अनेक जागीरदार अपनी अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। प्रजा के विद्रोह को देख करके ली सोल्वे ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और स्वीकार कर लिया कि वह संविधान के अनुसार शासन करेगा। 4 अगस्त 1789 की रात्रि में असेंबली ने कर व्यवस्था, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन अर्थात समापन का आदेश दे दिया। प्रथम स्टेट के लोगों को अपने विशेषाधिकार छोड़ने का आदेश दिया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली संपत्ति जब्त कर ली गई। इस प्रकार से फ्रेंच सरकार को 20 अरब लिब्रे की संपत्ति प्राप्त हुई। अब संक्षेप में फ्रेंच क्रांति के कारणों को जानना चाहिए। फ्रेंच क्रांति के कारण 5 वर्गों में रखे गए हैं। सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक और दार्शनिक कारण अर्थात दार्शनिक प्रभाव। सामाजिक कारण नंबर 1, साधारण वर्ग। साधारण वर्ग में सामान्य जनता, मजदूर, कृषक तथा सामान्य शिक्षित लोग थे। इन लोगों को कोई भी विशेषाधिकार नहीं प्राप्त थे। धनी और शिक्षित होने पर भी इन लोगों को शासन में सम्मिलित होने का कोई अधिकार नहीं था। इसके विपरीत अल्प शिक्षित तथा अल्प धर्मान कुलीन लोगों को शासन में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त था। इससे इस वर्ग में असंतोष व्याप्त था। अतः क्रांति प्रारंभ होते ही तृतीय वर्ग ने विद्रोही जनता का पूर्ण समर्थन किया। पादरी वर्ग। फ्रेंच समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पादरी और धर्माधिकारी आते थे। उस समय कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में था। यह टाइड नामक कर लगाता था, जिसको से उनकी आय का 10% भाग कर के रूप में लिया जाता था और साथ ही साथ चर्च को अन्य अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। मध्यम वर्ग। तृतीय स्टेट में ही मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग भी सम्मिलित था। मध्यम वर्गीय लोग शहर में रहते थे। इनमें शिक्षित, सरकारी कर्मचारी, लेखक, चिकित्सक, व्यापारी, पूंजीपति आदि शामिल थे। यद्यपि इन लोगों के पास धन और योग्यता थी, परंतु सामाजिक सम्मान और विशेषाधिकार नहीं थे। अतः इस वर्ग के लोगों ने भी फ्रेंच क्रांति का समर्थन किया। कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग में बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा राज परिवार के सदस्य थे। इन लोगों को सभी प्रकार के करों से पूर्ण मुक्ति प्राप्त थी। ये लोगों से बेकार और भेंट आदि लेते थे और अनेक विशेषाधिकारों के बहाने से जनता का
सभी प्रकार से शोषण करते थे। इन लोगों की विलासिता और अपव्यय के कारण से देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। ये कुलीन लोग स्वयं तो फिजूल खर्ची करते थे, बाद में उस फिजूल खर्ची को पूरा करने के लिए देश की जनता पर ही कर लगाया करते थे, परंतु स्वयं कोई कर नहीं देते थे, जिसके कारण से जनता में इनके प्रति असंतोष व्याप्त था। धार्मिक कारण, पादरियों में या चर्च में बढ़ता भ्रष्टाचार। फ्रांस के उच्च वर्गीय पादरियों में व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार व्याप्त था। इस वर्ग में आर्क बिशप आदि थे, जिनकी संख्या लगभग 6000 थी। चर्च की वार्षिक आमदनी $10 करोड़ थी। पादरी लोग इस धन से विलासितापूर्ण जीवन यापन करते थे। पूजा कराने के नाम पर जनता को लूटा जाता था और ये पादरी लोग राज दरबार के षड्यंत्रों में शामिल रहते थे। धार्मिक स्वतंत्रता की कमी। फ्रांसीसी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की खुली छूट नहीं प्राप्त थी। अधिकतर लोग कैथोलिक मत के अनुयायी थे। यद्यपि फ्रांस में पर्याप्त संख्या में प्रोटेस्टेंट और यहूदी भी रहते थे, परंतु उनको कोई भी धार्मिक अधिकार नहीं प्राप्त था। फ्रेंच कानून के अनुसार रोमन कैथोलिक मत के प्रति आस्थावान होना अनिवार्य था। प्रोटेस्टेंट और यहूदियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिससे यहूदी और प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी लोग परेशान थे और इन लोगों ने भी 1789 की क्रांति का समर्थन किया। राजनीतिक कारण। लुईस 16वें का शासन। 1774 में लुईस 16वां फ्रांस का शासक बना। उस समय वह मात्र 20 वर्ष का था। उसमें शासक बनने की कोई भी योग्यता नहीं थी। वो उसके निर्णय अधिकतर उसकी पत्नी लिया करती थी, जिसके कारण से देश में अराजकता व्याप्त हो गई। लुई 14वें का शासन। लुई 14वें के निरंकुश शासन के कारण से भी फ्रांसीसी क्रांति को प्रोत्साहन मिला। 1643 में लुई 14वां फ्रांस का सम्राट बना। क्योंकि वह उस समय अल्पवयस्क था, अतः 1643 से 1661 तक फ्रांस में कार्डिनल मजरीन ने शासन किया। 1661 में लुई 14वां व्यवस्थित रूप से शासक बना और उसने निरंकुश शासन आरंभ कर दिया। वह कैथोलिक मत का कट्टर अनुयायी था। वह अत्यंत अत्याचारी और फिजूल खर्च था, जिसके कारण से फ्रांस की आर्थिक क्षति हुई। देशपूर्ण शासन। उस समय फ्रांस में देशपूर्ण शासन व्याप्त था। सभी अधिकारी एक दूसरे से प्रतिशोध लेने की फिराक में रहते थे। देश में लिखित संविधान नहीं था। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका नहीं थी। 1614 के बाद से स्टेट्स जनरल की कोई सभा ही नहीं हुई थी, कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ था। सम्राट किसी को भी बंदी बना सकता था। उसमें फ्रांस में 40 प्रांत थे, सभी के अपने अपने नियम थे और इस अव्यवस्थित प्रशासन के कारण से देश की जनता को बहुत कष्ट होता था। लुई 15वें का शासन। 1715 में लुई 15वां फ्रांस का सम्राट बना। उस समय उसकी अवस्था मात्र 5 वर्ष की थी। अतः ड्यूक ऑफ और लियंज एवं प्लेयूरी उसके संरक्षक बने। 1743 में लुई 15वें ने स्वयं शासन करना आरंभ किया। वह उसमें कोई भी प्रशासनिक योग्यता नहीं थी। वो अधिकतर जुआ खेलता था और नशा करता था, जिसके कारण से फ्रांस की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। मैरी एंतोइनेट की भूमिका। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट लुई 16वीं की पत्नी थी। शासन में मैरी का खुला हस्तक्षेप था। वह भी
विलासी और अपव्ययशील महिला थी, जिसके कारण से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। आर्थिक कारण: व्यापारिक एवं व्यावसायिक कठिनाइयाँ। अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के कारण से व्यवसाय और वाणिज्य का विकास अवरुद्ध हो गया। व्यापारियों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगे थे, उनको अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। निर्बाध व्यापार में गिल्ड भी बाधा डालते थे, अतः व्यापारियों को लगातार घाटा होता जा रहा था, जिसका प्रभाव यह हुआ कि फ्रेंच अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। फिजूल खर्ची और रिक्त राजकोष अर्थात अपव्यय तथा रिक्त राजकोष। अराजकता होने पर भी फ्रेंच सरकार अपने विभिन्न प्रकार के शान शौकत, विलासिता तथा युद्धों पर स्वेच्छा से अपव्यय करती रही, जिससे फ्रांस का राजकोष रिक्त हो चला था। फ्रांस का राजकोष रिक्त हो जाने पर भी राजा रानी ने अपने अपव्ययों पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया। परिणामतः फ्रांस की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना। फ्रांस में उच्च वर्ग तथा पादरी वर्ग करों से मुक्त थे। वे लोग जनता से कर लेते थे, परंतु स्वयं कोई भी कर नहीं देते थे। इसके कारण से देश का धन पादरियों के पास एकत्र होता जा रहा था। बेरोजगारी के कारण से फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय बन गई। औद्योगिकरण के कारण से कुटीर उद्योग नष्ट हो गए, अनेक लोग बेरोजगार हो गए और उन्होंने भी क्रांति कर दी। जनता का आर्थिक शोषण। राज दरबार की शान शौकत और उच्च अधिकारियों के विलासितापूर्ण जीवन के लिए जनता का आर्थिक शोषण किया जाता था। जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे, बाद में उनकी जबरदस्ती वसूली की जाती थी, जिसके कारण से जनता और भी अधिक निर्धन होती जा रही थी। दार्शनिकों का प्रभाव। फ्रेंच क्रांति में विभिन्न दार्शनिकों का भी प्रभाव रहा है, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से फ्रांस की जनता को क्रांति के लिए प्रेरित किया। इनमें से कुछ दार्शनिकों का परिचय निम्नवत है। वॉल्टेयर प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने फ्रांस की क्रांति को बहुत प्रोत्साहित किया। वे निरंकुश परंतु जन कल्याणकारी शासन के समर्थक थे। उनकी पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश है, इसको ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। रूसो, फ्रांस का प्रख्यात दार्शनिक रूसो था, जिसकी रचना डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी है, जिसमें उसने राज्य की रमणीय व्याख्या की है। उसके अनुसार मनुष्य स्वतंत्र और प्रसन्न है और जन्मतः स्वतंत्र है, परंतु वह समाज में सभी प्रकार के नियमों में बंधा हुआ है। उसकी दूसरी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। उसका प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है, परंतु सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। जॉन लॉक, फ्रांस के एक अन्य प्रमुख दार्शनिक जॉन लॉक हुए हैं। उन्होंने राजा के दैवीय स्वरूप और निरंकुशवाद का खंडन किया है। 1690 में उनकी पुस्तक टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों और सीमित राजनीतिक सत्ता के समर्थक थे। मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज है। इस पुस्तक में सभी सामाजिक संस्थानों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। इसको प्रथम वर्णनात्मक सामाजिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान कहा जाता है। यह मॉन्टेस्क्यू अरस्तू से प्रभावित थे। इनका निष्कर्ष यह है कि सभी सामाजिक संस्थाओं और समितियों का संबंध वैज्ञानिक विधियों और रीतियों से है। इनके अनुसार विशेष कारणों का प्रभाव हुई विधि अर्थात कानून है। फ्रेंच क्रांति के प्रमुख परिणाम। फ्रेंच क्रांति ने प्रायः सभी यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया। फ्रेंच क्रांति ने यूरोप में प्रचलित प्राचीन व्यवस्था का खंडन किया। फ्रेंच क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया। फ्रेंच क्रांति के कारण से फ्रांस में चतुर्दिक अभूतपूर्व प्रगति हुई।
27 अगस्त 1789 को फ्रेंच क्रांतिकारियों के द्वारा की गई मानव अधिकारों की घोषणा को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रेंच क्रांति ने एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया, क्योंकि इसमें समानता का सिद्धांत प्रमुख था। फ्रेंच क्रांति ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फ्रेंच क्रांति का सबसे बड़ा योगदान सामंतवाद का अंत है।